हेलो, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में मैंने चैप्टर 1 को ऑलमोस्ट वाइंड अप कर दिया था, लेकिन उसमें कुछ एक दो टॉपिक छोटे छोटे रह गए, एक्सप्लेन करूँगा। और उसके बाद कुछ असाइनमेंट से रिलेटेड आपसे बात करनी है। तो उसमें ये कि हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव पढ़े थे। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के अंदर हमने इंक्लूड डायरेक्टिव को हमने स्टडी किया था। तो उसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था भी एक और डायरेक्टिव भी होता है, हैश डिफाइन डायरेक्टिव जिसको कहते हैं। तो पहले डिफाइन डायरेक्टिव की थोड़ी सी बात करूँगा मैं। असल में होता है इस तरह भी कुछ प्रोग्राम्स के अंदर हमें चाहिए होती हैं कि जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं और वो चेंज नहीं होती थ्रू आउट द प्रोग्राम। तो हम ये कर लेते हैं भाई डिफाइन डायरेक्टिव की मदद से एक कांस्टेंट डिफाइन कर लेते हैं, और उसके बाद प्रोग्राम के अंदर जिस जगह भी हम इसको कांस्टेंट वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उस कांस्टेंट को पुट करते जाएंगे बजाय वो वैल्यू बार बार लिखने के। तो डिफाइन डायरेक्टिव इस मकसद के लिए यूज़ होता है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि डिफाइन डायरेक्टिव की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि एक कांस्टेंट वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं और उसको हम एक नाम दे सकते हैं। वो नाम जो है वो हम उस कांस्टेंट वैल्यू की बजाय यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, और जिस जगह भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तो वो वैल्यू लिखने की हमें ज़रूरत पेश नहीं आएगी। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल छोटी सी लिख रहा हूँ, प्रोग्रामिंग एग्जांपल। तो फॉर एग्जांपल हमें जो है एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करने को कहा गया है। एक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, एरिया ऑफ सर्कल हमने कैलकुलेट करना है। तो आप लोगों को पता है भी एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई की एक वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू जो है वो 3.141593 वैल्यू होती है। तो हम ज़ाहिर है कि इस फार्मूले के अंदर पाई यूज़ करनी पड़ेगी। तो एक प्रोग्राम हम लिखते हैं, हैश इंक्लूड से हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये आप याद रखें भाई, हैश इंक्लूड और ये stdio हेडर फाइल जो है ये मैं हर प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ती है। इसकी वजह इसकी ये भी जो हमारे कॉमन किस्म के फंक्शन है प्रिंट एफ, स्कैन एफ वगैरह, उनके लिए उनकी जो डेफिनेशंस हैं वो stdio.h हेडर फाइल के अंदर है। तो यहाँ पे हम अच्छा पाई और स्क्वायर का फार्मूला है, तो इसमें हमें पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट होगी जिसके लिए हम एक कांस्टेंट लेंगे, और कांस्टेंट जो है वो आमतौर पे डिफाइन डायरेक्टिव की मदद से जो कांस्टेंट हम डिफाइन करते हैं वो मेन से पहले करते हैं। जिस तरह इंक्लूड हम लिखते हैं बिल्कुल इसी तरह। तो हम हैश इंक्लूड हैश डिफाइन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, और कोई भी हम यहाँ पे नेम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल PI हम कर लेते हैं और स्पेस दे के तो इसकी कोई वैल्यू हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। इसकी जो वैल्यू जो ऊपर मैंने ऑलरेडी लिखी है तो इस वैल्यू को यहाँ पे हम डिक्लेयर कर देंगे। का क्या मतलब है कि हमने एक कांस्टेंट डिफाइन कर दिया, इसको सिंबॉलिक कांस्टेंट कहते हैं। तो एक सिंबॉलिक कांस्टेंट पाई हमने डिफाइन कर दिया जिसकी वैल्यू 3.14 एंड सो ऑन वो हमने रखी है। अब मेन के अंदर हमें जाहिर है कि रेडियस की भी ज़रूरत होगी, तो हम
रेडियस को ही दे देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं भाई इंटीजर टाइप एक वेरिएबल हम ले लेते हैं, तो हम रेडियस प्रोग्राम के अंदर ही दे देते हैं और इज इक्वल टू एक फिक्स रेडियस हम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 4। और उसके बाद हम एक एरिया नाम का हमें यहाँ पे एक वेरिएबल भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो एरिया इज इक्वल टू, पहले इसको डिक्लेयर हम करते हैं इंटीजर। एरिया को आई थिंक सो कि इसको हमें फ्लोट लेना चाहिए, वजह ये भी इसमें इशारिया के चांसेस हैं। तो फ्लोट एरिया और यहाँ पे हम फार्मूला लिख लेते हैं कि एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, तो पी आई हम यहाँ पे लिखेंगे और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इंटू आर। आपने ये स्टेटमेंट्स टाइप करते हुए ये ख्याल रखना है कि क्योंकि सी लैंग्वेज के सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो इसमें स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स में डिफरेंस किया जाता है। तो ऊपर अगर आपने आर को स्मॉल लेटर्स के साथ डिक्लेयर किया है, तो नीचे भी आपको हर जगह पे आर को स्मॉल ही रखना होगा। इसी तरह एरिया को भी आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना होगा। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। तो पाई और स्क्वायर, पाई इंटू आर सेमी कॉलन, और एरिया यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। और यहाँ पे हम फिर प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिख लेंगे। प्रिंट एफ हम लिखते हैं कि एरिया इज इक्वल टू परसेंटेज एफ और कोटेशन क्लोज, और यहाँ पे हम वो वेरिएबल जिसके अंदर एरिया की वैल्यू स्टोर है वो यहाँ पे लिखेंगे। कंप्लीट हो गया। तो इसमें मैंने आपको डिफाइन का यूज़ बताया, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसमें फिर भी कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो आप फिर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अभी एक दो चीज़ें और थी। एक इसमें आपकी बुक के अंदर डिलिमिटर और स्टेटमेंट टर्मिनेटर का एक क्वेश्चन है कि इनमें डिफरेंस क्या है, डिलिमिटर एंड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर तो सेमीकोलन को ही हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहते हैं, क्योंकि हर लाइन जो है वो प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट सेमीकोलन के साथ एंड होती है। तो डिलिमिटर ये भी हम एक प्रोग्राम के अंदर ब्रेसेस को यूज़ करते हुए हम एक स्पेसिफिक एरिया डिफाइन कर सकते हैं, और उस एरिया के अंदर डिक्लेयर किए जाने वाले वेरिएबल्स को उसी एरिया के अंदर यूज़ किया जा सकेगा, उस एरिया से बाहर नहीं यूज़ हम कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे, इसमें अगर सपोज करें कि यहाँ पे मैं ब्रेसेस लगा देता हूँ, एडिशनल ब्रेसेस लगा देता हूँ इन दो लाइनों को ना इन ब्रेसेस के अंदर मैं इनक्लोज कर देता हूँ, तो अब ये ब्रेसेस जो है ना ये एज ए डिलिमिटर यूज़ हो रही हैं, यानी ये एक अलग से एरिया डिफाइन मैंने कर दिया है। अब इस एरिया के अंदर जो भी वेरिएबल्स वगैरह हम डिक्लेयर करेंगे तो वो इस एरिया से बाहर अवेलेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है भाई, अब इस प्रोग्राम को अगर कंपाइल किया जाए, रन करने की कोशिश की जाए, तो इसमें एरर्स आएंगे। वजह उसकी ये है, तो ये जो इंटीजर और वेरिएबल है और उसके बाद ये फ्लोट एरिया है, तो ये हमने इसको डीलिमिट कर दिया है, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर हमने इसको डिक्लेयर कर दिए। तो इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनको इस एरिया का, तो इस तरह आप एडिशनल बेसिस को यूज़ कर सकते हैं।
तो वैसे ये भी आगे चल के हम देखेंगे सी लैंग्वेज की कुछ और ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके साथ डिलिमिटर्स का हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ स्टेटमेंट होती है, ग्रुप इफ़ स्टेटमेंट होती है, इसी तरह लूप्स हैं मुख्तलिफ तरह की, तो उनके साथ हम डिलिमिटर्स को यूज़ करते हैं। ओके, अब इसमें मैं आपको ना थोड़ा सा असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन आपको दे देता हूँ कि असाइनमेंट के अंदर पहली बात तो ये कि कोई क्वेश्चन इस तरह का मैं आपको नहीं दूंगा कि जो वर्ड बाय वर्ड या लफ्ज़ ब लफ्ज़ इधर बुक के इस चैप्टर के अंदर से लिया गया हो। हाँ, ये है कि उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आउट ऑफ सिलेबस है या इस चैप्टर के टॉपिक से बाहर कोई चीज़ हो। तो जस्ट मेरा मकसद ये होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, अगर आपने ये वीडियोस देख के और आपने इन सारे टॉपिक्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया है तो फिर आपके लिए ये असाइनमेंट कोई मुश्किल नहीं होगी। फॉर एग्जांपल इसमें कुछ थोड़ा सा आइडियाज़ मैं आपको दे देता हूँ कि अब जैसे मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि आप कुछ सिंटैक्स एरर्स की एग्जांपल्स दे दें। तो सिंटैक्स एरर्स की एग्जांपल्स आपको अपने पास से कुछ एग्जांपल्स देनी होंगी। प्रेफरेबली जो है वो उसमें कोशिश करें भाई इस तरह की एग्जांपल्स हों कि जो बुक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर मौजूद एग्जांपल्स से ना मैच करती हों। तो इसी तरह फिर हो सकता है कि आपको कुछ आपको इस तरह में दे दूं भाई कितने टाइप के एरर्स होते हैं जी। इसी तरह हेडर फाइल और जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है उनमें डिफरेंस क्या है वगैरह वगैरह, इस तरह से कुछ। मेरी कोशिश यही होगी भाई जस्ट कंसेप्ट्स को चेक किया जाए और इतने कोई बहुत लेंथी किस्म के क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो इसके बावजूद अगर आपको इनसे रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम्स हों तो आप फिर उधर ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। तो अभी मैं इस लेक्चर को यहीं वाइंड अप करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।